विश्वास और इंतजार की एक सच्ची प्रेम कथा। 5 वर्ष पहले सुबह से हो रही हल्की हल्की बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया था। बारिश की आवाज से विशाल की नींद खुल गई। कुछ देर वो बिस्तर पर यूं ही अलसाया सा लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उठा। उसने किचन में जाकर कॉफी बनाई और कॉफी का मग लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वो बालकनी में बैठकर दूर पहाड़ियों पर उतरे बादलों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बादलों ने उन पहाड़ियों पर अपना घर बना लिया हो। नीचे बारिश हो रही थी, हवा भी तेज चल रही थी। हवा के झोंके रह रह कर विशाल के बालों को बिखेर रहे थे। वो मंत्र मुग्ध सा बादलों को नीचे उतरे देख रहा था। प्रकृति के वो नजारे और बारिश का शोर विशाल के अंदर एक हलचल मचा रहा था। कल रात से न जाने क्यों उसे तारा की बहुत याद आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। तारा को छोड़े उसे 17 साल हो गए थे। हाँ, छोड़े हुए। उससे शादी न करने का फैसला विशाल ने ही तो लिया था और छोड़ दिया था तारा को उसकी किस्मत के भरोसे। उसने एक बार भी नहीं सोचा गरीब अनाथ तारा उसके बिना कैसे जिएगी। आज तारा को याद करके वो अपने दिल को काबू नहीं कर पाया और बह जाने दिया उसने खुद को तारा की यादों में। रिवाइंड होती यादों की रील कॉलेज के दिनों में पहुंच कर रुकी, जहां से विशाल एक बार फिर यादों के ट्रैक पर आगे चल पड़ा। हल्के नीले रंग की डेनिम की जीन्स और सफेद टी शर्ट पहने, हाथ में गिटार लिए विशाल फ्रेशर्स पार्टी में गाना गा रहा था। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छिपा लूंगा। और ये गाना न जाने कितनी लड़कियों के दिल को धड़का गया था। हर वो लड़की जो उसे गाते हुए देख रही थी, उसे लग रहा था ये गाना शेखर उसके लिए गा रहा है। जूनियर तो जूनियर, सीनियर्स भी इस गाने में खो गए थे। लड़के लड़कियां सब, उनके युवा दिल में हलचल मच गई थी। प्रोग्राम खुले मैदान में हो रहा था। मौसम सुहाना था, गनीमत थी बारिश नहीं हो रही थी। जबकि जुलाई आखिर में कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं होता। विशाल के गाने का साथ आज मौसम भी दे रहा था। हल्की हल्की हवा हर दिल में जल तरंग बजा रही थी। हर कोई गाने में खोया हुआ था। गाना खत्म होते ही तालियों से सारा मैदान गूंज उठा। लड़के जहां सीटी बजा रहे थे, वहीं लड़कियां वंस मोर का शोर मचा रही थी। एक बार फिर विशाल ने माइक संभाला और गिटार हाथ में लेकर फिर से उसी गाने की राग छेड़ दी। हर किसी की नजर विशाल पर थी, लेकिन विशाल की नजरें उस लड़की पर टिकी थी जो देख तो उसी को रही थी, लेकिन कहीं खोई हुई थी। वो बहुत ही साधारण सा सूट पहने थी, कमर तक लंबी चोटी उसने बाएं कंधे पर आगे की ओर डाल रखी थी। रंग गोरा था लेकिन चेहरा साधारण था। वो किसी सोच में डूबी थी। विशाल एकटक उसी को देख रहा था। एक आकर्षण सा था उसकी आंखों में, जिसमें विशाल गाना गाते गाते खो गया था। पार्टी खत्म होते होते 7 बज गए। अब हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। आसमान पर बादल भी छाने लगे। तारा सीने से बैग चिपकाए घर की ओर चल दी। चाल में स्वाभाविक रूप से तेजी आ गई थी। कुछ दूर बढ़ते ही बारिश तेज हो गई। तारा बारिश से बचने के लिए साइड में जाने के लिए सोच ही रही थी कि तभी विशाल की गाड़ी एकदम उसके पास आकर रुकी। विशाल ने कहा, आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान होइए, तारा ने जवाब दिया। तारा की बोलते हुए जबान लड़खड़ा गई थी। जिस बंदे से कॉलेज की सारी लड़कियां बात करने के लिए मरी जाती हैं, वो ही बंदा उसे उसके घर छोड़ने का ऑफर दे रहा था। लेकिन तारा उसके साथ बैठने में हिचकिचा रही थी। अरे, आप घबरा क्यों रही हैं? भीग गई तो बिना वजह बीमार पड़ जाएंगी। मैं सही सलामत आपको आपके घर छोड़ दूंगा। तारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बारिश तेज हो रही थी। तारा के पास कोई चारा नहीं था विशाल के साथ गाड़ी में बैठने के अलावा। रास्ते में विशाल ने उसका इंटरव्यू ले डाला। तारा ने बताया कि वो अनाथ है, कोई नहीं है उसका। ये सुनकर विशाल को दुहक हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो तारा का सहारा बनेगा, एक दोस्त की तरह। लेकिन
दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। तारा की जिंदगी में विशाल का आना उसको एक अलग ही दुनिया में ले गया, जहां जाकर वो सब कुछ भूल गई कि वो एक गरीब और अनाथ है, अनाथालय में पली बड़ी है। भूल गई कि विशाल एक अमीर घर का लड़का है। विशाल आकाश है तो वो धरती, और सबसे बड़ी बात वो ये भूल गई कि आकाश और धरती का मिलन कभी नहीं होता। हाँ, क्षितिज पर उनके मिलने का आभास मात्र होता है, वास्तविकता तो यही है कि वो कभी मिल नहीं सकते। तारा के लिए शेखर पूरी दुनिया था, लेकिन विशाल के लिए तारा के अलावा भी एक दुनिया थी। उसका परिवार विशाल जानता था, उसके घर वाले तारा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी उसे अपनी किस्मत पर भरोसा था। भरोसा इस बात का कि वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है, इसलिए वो अपने प्यार को अपना बनाने के लिए उनको तैयार कर लेगा। लेकिन किस्मत ने विशाल का साथ नहीं दिया। उसके पापा दोनों की शादी करने को किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तारा से शादी करनी है तो तुमको हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अरे पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं न तो आप लोगों को छोड़ सकता हूँ और न ही तारा के बिना रह सकता हूँ। प्लीज पापा, आप एक बार तारा से मिल लीजिए। विशाल के पापा उसकी मम्मी की तरफ मुड़े और दांत पीसते हुए बोले, विशाल की मम्मी, कह दो अपने लाडले से 2 दिन में फैसला करके मुझे बता दे कि वो दोनों में से किसको चुनेगा। और ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। विशाल ने एक उम्मीद से अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसकी मम्मी की झुकी हुई नजरें पापा की बात का समर्थन कर रही थी। विशाल की आंखों में आंसू आ गए, फूट फूट कर रो पड़ा। एक पल को वो भूल गया वो एक लड़का है और लड़कों को इस तरह रोना शोभा नहीं देता। उस दिन के बाद वो तारा से नहीं मिला। वो स्वार्थी हो गया। जिन्होंने उसे जन्म दिया उनको वो कैसे छोड़ सकता था? उसने अपने मन को ये समझा लिया कि प्यार पाने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का नाम है। विशाल ने तारा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि तारा उसे बहुत प्यार करती है और इस तरह कुछ भी न बताकर वो तारा के मन में अपने प्रति नफरत भर देना चाहता था। उसने सोचा था कि तारा उससे प्यार करके उसके बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन नफरत करके शायद वो उसे भूल जाए। विशाल तारा को भुलाकर पापा की बताई किसी और लड़की से शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपने पापा की जिद के आगे तारा को छोड़ देना तो मंजूर कर लिया था, लेकिन उसने किसी और लड़की से शादी नहीं की। उसके लिए तारा के प्यार को भुला पाना नामुमकिन था। वैसे भी किसी के लिए अपने प्यार को भुला पाना इतना आसान कहाँ होता है, वो भी पहला प्यार। और फिर तारा उसका पहला ही नहीं आखिरी प्यार भी थी। आज पहाड़ी पर उतरे बादलों को देखकर उसे तारा की बहुत याद आ रही थी। तारा अक्सर कहती थी, विशाल, मुझे बादलों के उस पार जाना है, उस पार की दुनिया देखनी है मुझे। तारा की ये बातें सुनकर विशाल मुस्कुरा देता और कहता, तारा, एक दिन मैं तुमको ऐसी दुनिया जरूर दिखाऊंगा। आज विशाल के सामने बादलों के पार की दुनिया थी, लेकिन उसको देखने वाली तारा नहीं थी। उसके साथ वो आज खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। तारा से दूर होने के बाद उसने कभी तारा का हाल लेने की कोशिश नहीं की। फिर आज उसे तारा की याद क्यों आ रही थी? पूरे 17 साल हो गए थे रह रहकर एक गाना उसे याद आ रहा था जिसे तारा अक्सर गुनगुनाती थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये गाना याद आते ही विशाल तड़प उठा। उसे तारा की वो उम्मीदें याद आ गईं जो ये गाना गाते समय उसकी आंखों में हुआ करती थी। वो तारा की तरफ से जितना ध्यान हटाने की कोशिश करता, उतना ही तारा का भोला चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता। बारिश अब कुछ कम हो गई थी। नीचे चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी विशाल की आंखों में भी था। आंख बंद करते ही 2 बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गईं। विशाल का दिल कह रहा था कि उसे एक बार तारा से मिलना चाहिए, लेकिन कैसे और क्यों? वो भी इतने सालों बाद। विशाल ने इतने सालों में
बस पैसा ही कमाया था, अंधाधुंध पैसा। उसके पापा को भी तो बस पैसा ही चाहिए था। विशाल पैसा कमाने की मशीन बन गया। विशाल के मम्मी पापा ने बहुत चाहा कि वो शादी कर ले, लेकिन शादी न करने के फैसले वो पर अड़ गया। विशाल को तारा की यादें जब बेचैन करने लगी तो उसने अपना फोन निकाला। तारा का नंबर उसके पास नहीं था। तभी उसे इंदु अनाथालय की याद आई। यहीं तो रहा करती थी तारा। इंदु अनाथालय का नंबर तो उसे मिल गया, लेकिन उसके दिमाग में उधेड़-बुन थी कि क्या अनाथालय से उसे तारा का नंबर मिल पाएगा। पता नहीं अब तारा वहाँ रहती भी है या नहीं, लेकिन उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अनाथालय वालों ने तारा का पता और फोन नंबर बता दिया। तारा का नंबर मिलते ही वो खुद को तारा के करीब महसूस करने लगा, लेकिन उसका नंबर मिलाने में विशाल के हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई। पूरा नंबर मिलाते मिलाते उसको अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने झट से फोन काट दिया और माथे पर उभर आई पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को उसने पोंछा। 2-3 बार ऐसा ही करता रहा। बार बार तारा का नंबर मिलाता और बार बार काट देता। आखिर में मन को कड़ा करके नंबर मिला ही दिया। लगातार घंटी बजती रही। विशाल फोन काटने वाला ही था कि उधर से किसी बच्ची ने हेलो बोला। तारा की जगह एक बच्ची की आवाज सुनते ही विशाल हड़बड़ा गया। कहीं न कहीं उसके दिल को धक्का सा लगा। क्या मैं तारा जी से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं अंकल? मैं तारा जी का मित्र हूँ। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। कहीं आप विशाल अंकल तो नहीं बोल रहे? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। अचानक एक बच्ची के मुंह से अपना नाम सुनकर विशाल चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्ची से कैसे पूछे कि वो कौन है, जबकि वो जान रहा था सब। लेकिन मन का एक कोना उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तभी वो बच्ची फिर बोली, अंकल प्लीज आप घर आ जाइए, मम्मी की हालत ठीक नहीं है, वो बस आपको ही याद करती है। तारा की बेटी कह रही है मम्मी की हालत बहुत खराब है, वो उसको याद करती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तारा के पति शायद ना हो, या शायद तलाक दे दिया हो तारा को डोट। लेकिन क्यों? और फिर तारा मुझे क्यों याद करती है? विशाल के मन में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उस बच्ची की आवाज फिर आई, हेलो अंकल, आप सुन रहे हैं ना? प्लीज आप जल्दी आ जाइए, शायद मम्मी के भीतर आपसे मिलकर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाए। अंकल, हम दोनों बहनें मम्मी के बिना अनाथ हो जाएंगी। प्लीज अंकल बचा लो मेरी मम्मी को। फूट फूट कर रो पड़ी वो बच्ची। आंसू विशाल की आंखों में भी आ गए, जिससे दूर होकर वो हमेशा तड़पता रहा था। आज उसी से मिलने जाने की सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थी। तारा बीमार थी और उसकी बेटी उससे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी मम्मी को बचा ले। तारा की बेटी से फोन पर बात करने से लेकर तारा के घर पहुंचने तक वो जैसे अपने होश में नहीं था। इतनी देर बस तारा की यादों में खोया रहा, शायद जानबूझकर, क्योंकि उसकी बीमारी का सुनकर वो आगे का कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। दरवाजा एक 12-13 साल की बच्ची ने खोला। जैसे ही विशाल ने अपना परिचय दिया वो विशाल से लिपटकर रो पड़ी। विशाल किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गया। उसने बच्ची को चुप कराकर तारा के बारे में पूछा। बच्ची अपने आंसू पोंछते हुए उसे अंदर ले गई। सामने पलंग पर एक 5 फीट का बेहद थका, जिंदगी की जंग से हारा सा शरीर पड़ा था, जो सिर्फ 4 फीट का आभास दे रहा था। रंग काला पड़ चुका था, सिर के बाल भी काफी हद तक झड़ चुके थे। विशाल तारा को देखते ही तड़प उठा। अब तक रुके उसके आंसू बगावत कर उठे। तभी तारा की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। शायद उसे विशाल के वहां होने का आभास हो गया था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी पलकें कई बार खुली बंद हुईं, लेकिन आखिर में तारा आंखें खोलने में कामयाब हो गई। विशाल को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब चेहरे पर चिंताओं की जगह असीम संतोष ने ले ली। अब तक उसकी आंखों में अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर जो डर था,
उसकी जगह विशाल को देखते ही एक सुकून था। अब खुद के मरने का कोई डर नहीं था। उसके होंठ कांपे, फीकी मुस्कुराहट आ गई उसके होंठों पर। बहुत कुछ कहना चाह रही थी वो, लेकिन होंठ उसका साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी बहुत कोशिश करने पर उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, विशाल। विशाल ने आगे बढ़कर तारा को बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में आकर तारा उससे एक छोटी बच्ची की तरह चिपक गई। तारा की दोनों बेटियां रो रही थी। तारा और विशाल की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में विशाल को वहां तारा की बेटियों के होने का आभास हुआ। उसने जल्दी से तारा को लिटा दिया। तभी तारा की बड़ी बेटी ने तारा की रिपोर्ट विशाल की तरफ बढ़ा दी। कुछ पल विशाल तारा की बेटी के हाथ में पकड़ी उस रिपोर्ट को देखता रहा, जिसे खोलकर अंदर से देखने की हिम्मत फिलहाल उसमें नहीं थी। वो तारा को देखकर जो समझ रहा था, उसकी रिपोर्ट देखकर हकीकत का सामना कैसे कर सकता था। अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके आगे 3 जिंदगी थी जो उस पर आस लगाए थी। ऐसे में उसे संभालना ही था खुद को। विशाल ने कांपते हाथों से रिपोर्ट ले ली, लेकिन उसको खोलकर देखने में उसे काफी समय लगा। इस बीच वहां ऐसा सन्नाटा छाया था जिसका शोर वो चारों अपने भीतर सुन रहे थे। रिपोर्ट देखते ही विशाल की आशंका सही हो गई। तारा को वास्तव में कैंसर ही था, ब्रेस्ट कैंसर। एक ब्रेस्ट हटाया जा चुका था। सरकारी अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद होने वाली कीमोथेरेपी कष्टकारी थी। हालांकि सरकारी अस्पताल में तारा का इलाज चल रहा था, लेकिन काफी समय से वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी, तो बाकी की कीमोथेरेपी नहीं हो पाई थी। बेटियां कैसे मैनेज करती, सब बच्चियां ही तो थी वो। लेकिन विशाल के आ जाने से दोनों बच्चियों की आंखों में एक आशा की किरण नजर आ रही थी। विशाल ने कुछ फोन किए और तारा को गोद में उठाया और दोनों बच्चियों को लेकर पहले तो सरकारी अस्पताल में तारा के डॉक्टर से मिला। उनसे ट्रीटमेंट की फाइल लेकर शहर के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में तारा को एडमिट करा दिया। इस सब के लिए उसको पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा, जो उसके लिए मामूली बात थी। बिना पैसे के न तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ट्रीटमेंट की फाइल देता और न ही इतने बड़े कैंसर अस्पताल में इतनी जल्दी तारा को एडमिट कराया जा सकता था। इतना करते करते वो पूरी तरह थक चुका था। तारा आईसीयू में थी और वो दोनों बच्चियों को कुछ खिलाने पिलाने ले गया। लेकिन पूरे समय विशाल के दिमाग में बस एक ही सवाल कौंधता रहा कि तारा का पति कहाँ है। तीनों आईसीयू के बाहर रिसेप्शन में आकर बैठ गए। एसी चल रहा था। तारा की छोटी बेटी विशाल की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। विशाल की गोद में आकर एक सुकून था उसके चेहरे पर। विशाल के दिमाग में बस एक ही सवाल उथल पुथल मचाए हुए था। आखिर उसने तारा की बड़ी बेटी से पूछ ही लिया, बेटी, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है वो, मतलब अंकल। हम दोनों बहनें अनाथ थी। मम्मी ने अनाथालय से गोद लिया है हमें। क्या? विशाल की आवाज में आश्चर्य मिश्रित खुशी थी। लेकिन तभी उसके मन के एक कोने में कुछ सवाल उठे कि तारा का पति कहाँ है? उसने बच्चियों को गोद क्यों लिया? इन सवालों के जवाब तो तारा से ही मिल सकते थे। तारा की कीमोथेरेपी उसी दिन की गई। 2 दिन बाद तारा कुछ बोलने लायक हुई। शरीर पहले ही खोखला हो चुका था, लेकिन अब विशाल को देखने के बाद उसके अंदर जीने की इच्छा जाग गई थी। विशाल प्यार था उसका, और आज उसका प्यार, उसका विशाल उसके पास था, तो वो कैसे उसे छोड़कर जा सकती थी। विशाल तारा का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे को बस एकटक देख रहे थे।
दोनों के लब खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों से बह रहे आंसू एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अगले दिन तारा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। 20 दिन बाद फिर आना था चेकअप के लिए। विशाल तारा और दोनों बच्चियों को डोट पहाड़ी वाले घर ले आया, जहां से बादलों के पार की दुनिया दिख रही थी। तारा और दोनों बच्चियों को ऐसी ही दुनिया देखनी थी। हालांकि जब उसने ये घर बनवाया था तब सोचा भी नहीं था कि वो तारा को कभी यहाँ ला पाएगा। लेकिन घर की डिजाइन फाइनल करते समय उसके अंतर्मन में तारा जरूर थी। 2-3 दिन बाद विशाल ने तारा की दोनों बेटियों को बोर्डिंग में डाल दिया। वो यहाँ तारा के साथ अकेला रहना चाहता था और वो जी जान से तारा की सेवा में जुट गया। लेकिन उसके जहन में तारा के पति को लेकर जो सवाल थे वो अभी भी जवाब के इंतजार में थे। 1-2 कीमोथेरेपी और हुई तारा की। अब उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा था। एक तो विशाल ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, तारा की जीने की इच्छा उसमें सुधार कर रही थी। आज विशाल ने तारा को नहला धुलाकर बालकनी में झूले पर बिठा दिया। वो खुद भी बगल में बैठ गया। तारा की नजरें सामने पहाड़ी पर उतरे बादलों पर थी। वो एकटक सामने देख रही थी। तभी विशाल बोला, तारा, तुम्हारे पति। इतना कहकर विशाल चुप हो गया। तारा ने पलटकर उसे देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने शादी नहीं की विशाल। क्या? लेकिन क्यों? विशाल, शादी एक स्थूल चीज है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरे पास 2 बेटियों की जिम्मेदारियां थी, तो मैं और कोई जिम्मेदारी कैसे उठा सकती थी? विशाल, तुम न आते तो पता नहीं मेरी बेटियों का क्या होता। तारा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं भी तुमको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। बीते 17 सालों की बहुत सी बातें तुमने इन बच्चियों को गोद क्यों लिया, जबकि तुम खुद भी एक अनाथालय में रहती थी। विशाल एकटक सामने बादलों को देख रही थी जो बरसने को तैयार थे। जैसे अतीत को याद करते हुए उसके आंसू आंखों का साथ छोड़ने को तैयार थे। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, विशाल, तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गई। बिना बताए तुम चले गए थे। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बहुत इंतजार किया मैंने, लेकिन तुम कभी नहीं आए। मैं समझ गई थी कि मेरी और तुम्हारी किस्मत अलग हो चुकी है। बस इसको अपनी नियति मान लिया था और मैंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ली। एक दिन दिया अनाथालय आई। कुछ दिन पहले पैदा हुई बच्ची को कोई इसलिए छोड़ गया था क्योंकि वो एक लड़की है। अनाथालय में हम सब मिलकर उसको पाल रहे थे। फिर 1 साल बाद एक और बच्ची आई निया। दोनों बच्चियां हमारे लिए एक खिलौना सी थी। तारा ने एक गहरी सांस ली। बहुत थके शब्दों से वो आगे बोली, विशाल, एक दिन मैंने सुना दिया और निया आपस में बात कर रही थी कि बादलों के पार क्या है, उनको ये देखना है। मुझे अपना बचपन याद आ गया। और फिर याद आ गए तुम, जिसने अपनी तारा से वादा किया था कि वो एक दिन उसको बादलों के उस पार की दुनिया दिखाएगा। एक पल को तारा फिर रुकी। उसने अपनी तेज हो चली सांसों को नियंत्रित किया। फिर वो आगे बोली, विशाल, दिया और निया की बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि एक दिन मैं उनको बादलों के पार की दुनिया दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो एक और तारा बने, एक अनाथ और बेसहारा। विशाल की नजरें झुक गईं। उसको पछतावा हो रहा था। मैं नौकरी करती ही थी तो दोनों को अनाथालय से गोद लेकर एक किराए के घर में रहने लगी। मैं दिया और निया के माथे से चिपका गरीब और अनाथ का लेबल हटाना चाहती थी,
लेकिन एक बार फिर मेरी उम्मीदों का फैसला मेरी किस्मत को करना था और देखो मुझे कैंसर हो गया। मैं मरना नहीं चाहती थी। शायद इसीलिए ईश्वर ने तुमको मेरे पास भेज दिया। अब मुझे अपनी बेटियों की न तो चिंता है न अपने मर जाने का दुख। विशाल तारा के अंतिम शब्द सुनकर तड़प उठा। उसने तारा के मुंह पर हाथ रख दिया। वो तारा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्लीज तारा, ऐसा न बोलो। मैं अब तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारी किस्मत भी नहीं। तारा कसकर विशाल से चिपक गई। उसने आंखें बंद कर ली, जहां से 2 बूंदें निकलकर विशाल के सीने में समा गई। 2 बूंदें विशाल की आंखों से भी गिरी, लेकिन दोनों की आंखों से गिरते आंसू इस बार खुशी के आंसू थे।